करता हूँ आज के स्पेशल सेशन में, जहां हम लोग आज बात करेंगे हमारे उत्तराखंड लेक्चरर इंग्लिश 2024 इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में। अगर हम बात करें तो हेनरी फील्डिंग हमारे एक टॉपिक हैं, और इसके अलावा कई ऐसे राइटर्स हैं जो हमारे 18th सेंचुरी से पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए मैं 18th सेंचुरी की जो मेजर टाइमलाइंस है उन पर बात करूंगा। ठीक है, इन माय लास्ट लेक्चर आई ऑलरेडी डिस्कस्ड you can say the major nomenclature of the 18th century. So today we are going to do, हमने जो अपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत पहले जो है 18th सेंचुरी की जो हमने वो किया था, 18th सेंचुरी की टाइमलाइंस को पढ़ाया था, उसमें डेट और डेट वाइज जो है मेजर इवेंट्स का एक क्विक स्नैपशॉट हम लोग देखेंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ रहेंगे बिल्कुल रेडी, एंड लेट्स बिगिन। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो टाइमलाइंस हैं, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं 18th सेंचुरी की जो टाइमलाइंस हैं इम्पोर्टेंट, ये हमारा टाइमलाइंस का टॉपिक है। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो जैसे 18th सेंचुरी में जो सबसे पहली चीज हुई है स्टार्टिंग में 1702 में किंग विलियम की डेथ हो गई, क्वीन एन कम्स टू द थ्रोन। ठीक है, क्वीन एन स्विट कौन कौन है? अलेक्जेंडर पोप, स्विफ्ट, आर्बतनट, एडिसन। स्पेशली एडिसन का जो एक वर्क है द कैटो, जिसको क्या कहा गया है? लास्ट ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज कहा गया है, ग्रीक ट्रेजेडीज। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर हाईलाइटर करूंगा, आपको ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ये एडिसन का एक्चुअली वर्क कैटो है, ये इस साल नहीं आया है, बस खाली यहाँ पर लिखवाया है मैंने कैटो। इसको लास्ट ऑफ द ग्रेट ट्रेजेडीज कहा गया है, एडिसन, एडिसन एंड स्टील वाले। तो यहाँ पर देखेंगे सारे बच्चे 1702 में क्वीन किंग विलियम की डेथ हो जाती है और क्वीन एन कम्स टू द थ्रोन। तो क्वीन एन जो है, क्वीन एन विट्स कौन कहे गए हैं? पोप, स्विफ्ट, आर्बतनट और एडिसन। ठीक है, इनको क्वीन एन स्विट कहा गया, मतलब ये क्वीन एन के कोर्ट में थे। ठीक है, फिर 1704 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर द रिव्यू, जिसको फर्स्ट पीरियोडिकल ऑफ 18th सेंचुरी कहा जा सकता है, ये छपा है। डेनियल डेफो ने इसको शुरू किया था, द रिव्यू को, पक्का आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, और रॉबिन्सन क्रूजो भी लिखा है डेनियल डेफो ने, ये 1719 में लिखा है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर था, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है आपका डेली कुरांट, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली कुरांट आ गया आपका 1702 में। 5 स्टार क्वेश्चन है ये, इंग्लिश प्रोज से आएगा पक्का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें, यहाँ पर जल्दी से बता दो मुझे कि फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया कौन सा था और कब आया था? फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, यहाँ पर कंपेयर करके लिख लो, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया इन इंग्लिश, इंग्लिश न्यूज़पेपर थोड़ा सा डिफरेंट सेंस में हो जाता है। कौन बता रहा है? हिकीज गैजेट, क्या नाम था बेटा इसका? इसको बंगाल गैजेट भी कहा गया है, हिकीज गैजेट। ठीक है, हिकीज बंगाल गैजेट भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, 1780 में आया था ये, और इसको मैंने क्या बोला, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नाम, हिकी, HICK, HICKY। ठीक है, हिकीज गैजेट, गैजेट की स्पेलिंग देखेंगे GAZETTE, गैजेट, राजपत्र वाला गैजेट। एक गैजेट होता है जिसको हम इक्विपमेंट्स या टेक्निकल मशीन्स, फोन्स वगैरह को भी गैजेट कहते हैं, वो GADGET होता है। ठीक है, तो हिकीज गैजेट जो है, इसको बंगाल गैजेट भी लिख लेना, 1780 लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब अगर हम इसमें आगे बढ़ें तो हम इसमें एक चीज और देखते हैं कि कैंटोस का मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। कैंटोस बेसिकली आपका रिसाइटेबल सेक्शन ऑफ अ लॉन्ग पोएम होते हैं, ये टॉपिक LT में पूछा गया है तो इसलिए मैंने यहाँ लिखवा दिया था। तो कैंटोस अगर आता है, जैसे हम कहते हैं ना रेप ऑफ द लॉक 5 कैंटोस में, तो कैंटोस को डिफाइन किया है। खैर, तो 1707 में क्या हुआ, इवेंचुअली एक्ट ऑफ यूनियन हो गया बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में क्या हो गया, एक्ट ऑफ यूनियन हो गया, जो कि क्या है, कहीं ना कहीं आपको क्या दिखाता है,
ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट हो गया स्कॉटलैंड, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें 1709 में, तो 1709 में क्या हुआ, निकोलस रो रोड फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, निकोलस रो ने जो है फर्स्ट बायोग्राफी लिखी शेक्सपियर पे, और जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि निकोलस रो ने जो है ये फर्स्ट बायोग्राफर भी कहे गए हैं शेक्सपियर के। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो निकोलस रो हैं, उनको उन्होंने, मैंने बताया था, उन्होंने रेस्टोरेशन एज में शी ट्रेजेडीज भी लिखी थी, ठीक है। तो इनकी ट्रेजेडीज को शी ट्रेजेडीज कहा जाता है। और इसके अलावा मैंने इसको क्या बोला था, पैथेटिक ट्रेजेडीज भी लिखी थी इन्होंने, ठीक है। रेस्टोरेशन एज बिल्कुल लास्ट में चल रही थी जब, उसके बाद की बात है, ठीक है। चलिए, तो 1711 में शी ट्रेजेडीज क्या होती थी, वुमेन सेंटर्ड डोमेस्टिक ट्रेजेडीज होती थी, जिसमें कि सफरिंग सफरिंग हीरोइन को सेंटर पे रखा जाता था। और ये स्पेशली ध्यान से सुनना, हीरोइक ट्रेजेडीज आई थी जो, जैसे ड्राइडन ने लिखा था, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा का रीमेक लिखा था ना, ऑल फॉर लव। तो ड्राइडन का ऑल फॉर लव एक हीरोइक ट्रेजेडी था, क्या था, हीरोइक ट्रेजेडी, ठीक है। तो हीरोइक ट्रेजेडी के रिएक्शन में क्या आई है, शी ट्रेजेडीज आई, ठीक है। शी ट्रेजेडीज को पैथेटिक ट्रेजेडीज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उस लेवल से बढ़ाता हूँ ना कि आपके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद 1711 आ जाता है। 1711 में एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म आया, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्या है, इट्स अ पोएम बाय अलेक्जेंडर पोप। क्वेश्चन कई बार पूछ रहा है, लेक्चरर के लेवल में पूछेगा, ठीक है। पॉली वालों से पूछ लेगा, एलटी वालों से, कि एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म का फॉर्म या जॉनर क्या है, तो आप बोलोगे इट्स नॉट एन एसे, इट्स अ पोएम, ठीक है। ऑल्दो ही gave the poem a title of an essay, but it's a poem, ठीक है। So it's a poem by Alexander Pope. It's written in heroic couplet. Heroic couplet तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलेक्जेंडर पोप का मास्टर जो है, मास्टरी इस पर है। और हीरोइक कपलेट बेसिकली क्या होते हैं, अनराइम सॉरी राइम्ड याम्बिक पेंटामीटर कपलेट्स होते हैं, जिसमें हर लाइन में क्या होती है, राइम्ड याम्बिक पेंटामीटर लिख सकते हो आप शॉर्ट में, ठीक है। याम्बिक पेंटामीटर होता है हर लाइन में, और दो लाइन के कपलेट होते हैं, दो दो लाइन के पेयर्स होते हैं। तो राइम याम्बिक पेंटामीटर कपलेट्स, ये आपने लिख लिया है, ठीक है। तो ये हीरोइक कपलेट हो गया। फिर इट इज कॉल्ड एज द मैनिफेस्टो ऑफ नियो क्लासिकल पोइट्री, ठीक बात है, इसको नियो क्लासिकल पोइट्री का मैनिफेस्टो बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग टाइटल है, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म लिखा है इन्होंने, और ऐसे इन क्रिटिसिज्म मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा है, ठीक है। इसमें कुछ फेमस कोट आए हैं, जैसे ट्रू विट इज टू नेचर्स एडवांटेज ड्रेस्ड बट ऑफ्ट वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ध्यान देगी पूरी क्लास। न्यू क्लासिकल पोइट्री का जो एसेंस है, जो सार तत्व है, वो क्या है, विट है। और विट को यहाँ पर पोप डिफाइन करते हैं कि विट क्या होती है, नेचर। यहाँ पर नेचर मैंने बताया था कल की क्लास में, ह्यूमन नेचर को बता रहा है। तो जो ट्रू विट होती है वो क्या होती है, जैसे ह्यूमन नेचर होता है ना, उसमें बाहर से हम कपड़े पहना देते हैं सुंदर बनाने के लिए, हम ह्यूमंस क्या हैं, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनते हैं। तो वही वो कह रहा है कि ट्रू विट इज टू नेचर्स एडवांटेज ड्रेस, मतलब जो ट्रू विट है वो ऐसा है जैसे मानव के स्वभाव पे कोई सुंदर कपड़े जो है लगा दिए गए हों। वट ऑफ्ट वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड, यानी कि जो सोचा तो कई बार गया, यानी विट क्या होती है, जो हर आदमी के दिमाग में रहते हैं विचार, मगर वो उसको उतने बेहतरीन तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता जो एक विटी आदमी करता है। यानी विट की जो मेन एसेंस है, जो उसका सार तत्व है, वो क्या है, उसका एक्सप्रेशन ऑफ द थॉट, नॉट द थॉट बट द एक्सप्रेशन ऑफ द थॉट, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात आ गई, अगर L इज इक्वल टू एफ प्लस सी से देखेंगे, तो जो न्यू क्लासिकल पोइट्री है उसमें विट का यूज है। तो विट मतलब कंटेंट को फोकस नहीं करता, फॉर्म को करता है। फॉर्म बोले तो एक्सप्रेशन, आउटर एक्सप्रेशन, लैंग्वेज, ठीक है, उस पर फोकस है नियो क्लासिकल पोइट्री का, ठीक है, कि बहुत अच्छे से प्रेजेंट करो। थॉट तो वही है बट प्रेजेंटेशन मेन है, ये कहते हैं लोग, ठीक है। 1712 में रेप ऑफ द लॉक आ गया, 2 कैंटोज अलेक्जेंडर पोप का, ठीक है। और ये 1714 में 5 कैंटोज में आया, ठीक है। इसमें लॉक जो है, लॉक का मतलब मैंने बताया टफ्ट, TUFT, टफ्ट मतलब वही बालों का एक गुच्छा, ठीक है। और 1714 में 5 कैंटोज में आया। मॉक एपिक है ये, इसको हीरोइक कॉमिकल पोएम, हीरोई है ये, HEROI, हीरोइक कॉमिकल पोएम, ठीक है। इट्स अ टर्म बाय अलेक्जेंडर पोप। अब है क्या मॉक एपिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, स्पेशली जो बच्चे में से पहली बार पढ़ रहे हैं, नए बच्चों के लिए, ठीक है। क्या है ये, व्हेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ एन एपिक आर अप्लाइड ऑन अ ट्राइवियल सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड एज मॉक एपिक, ठीक है।
तो इट इज कॉल्ड मॉक एपिक होगा, एज नहीं आएगा, ठीक है। तो जब किसी एपिक के स्टैंडर्ड को किस पर अप्लाई कर दिया जाए, ट्राइवियल, TRIVIAL, ट्राइवियल मतलब तुच्छ, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट, ट्राइवियल सब्जेक्ट पे अप्लाई कर दिया जाए तो उसको हम मॉक एपिक कहेंगे, ठीक है। मॉक एपिक का ही दूसरा नाम सैटायर, पैरोडी या बर्लेस्क भी हो सकता है। मॉक एपिक को ही हम क्या कह सकते हैं, सैटायर, पैरोडी, बर्लेस्क, ये भी कह सकते हैं मॉक एपिक को, है ना। समझ में आ रही है बात यहाँ तक की सबको? ठीक है, तो अब अगर हम इसमें आगे बढ़े तो ओके है ना, ठीक है। तो अब जैसे हम इसमें बात करें कि इसमें क्या है कि मॉक एपिक में जो उसके हेयर हैं उसको क्या कहा जाता है, योर हेयर आर इमोर्टलाइज्ड एज स्टार्स इन हेवन, ठीक है। ये बैरन जो है बोलता है बेलिंडा को, बेलिंडा जो है रेप ऑफ द लॉक की हीरोइन है। रेप ऑफ द लॉक मैंने बताया ना कि रेप का मतलब यहाँ पर कटिंग ऑफ द हेयर है, और ये एक ट्राइवियल टॉपिक को एक एपिक स्केल पर इसको व्यक्त किया गया है, इसको एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। अगर हम 1714 में आए तो क्या होता है, डेथ ऑफ क्वीन एन, 1714 में क्वीन एन की डेथ हो जाती है, ठीक है। स्टुअर्ट डायनेस्टी, स्टुअर्ट डायनेस्टी क्या है, स्कॉटिश डायनेस्टी है। स्टुअर्ट डायनेस्टी खत्म होती है, स्टुअर्ट डायनेस्टी शुरू कब हुई थी, 1603 में, 1603 से 1714, ठीक है। ये जो है हमारा स्टुअर्ट डायनेस्टी का पूरा टाइम पीरियड है, ठीक है। इसमें ये क्वीन एने जो है लास्ट इसकी रीनिंग मोनार्क है। उसके बाद फिर हम देखते हैं हेनोवेरियन डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है और किंग जॉर्ज वन कम्स टू द थ्रोन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किंग जॉर्ज वन कम्स टू द थ्रोन, ठीक है। यहां तक का समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है सब? तो किंग जॉर्ज वन कम्स टू द थ्रोन ना, तो ये आप हमेशा समझ रहे हो। एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हम देखते हैं हेनोवेरियन डायनेस्टी तो ये जर्मन एक्सेंट के हैं, ये कहाँ के हैं, ये जर्मन, एक तरीके से इनके ब्लड में जर्मन जो है, मतलब जर्मन टाइज हैं इनके, जर्मन, जर्मनी से लिंक्स थे, ठीक है। उसके बाद 1719 में डेनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूजो आता है। इसमें एक कैरेक्टर है फ्राइडे, जो क्या है, ब्लैक स्लेव है, ठीक है। कभी अंदर से पूछता है तो ये याद रखना, ब्लैक स्लेव है। तो इसमें ब्लैक और व्हाइट का एक तरीके से रेसिज्म टाइप का भी कहते हैं लोग, कोलोनियलिज्म दिखाया गया है करके। रॉबिन्सन क्रूसो बेसिकली जो है ये इसको फर्स्ट फर्स्ट नॉवल भी कहते हैं। कुछ क्रिटिक्स ने इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा लेक्चरर में कि फर्स्ट नॉवल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसको किसने कहा है, ठीक है। तो रॉबिन्सन क्रूसो को फर्स्ट नॉवल किसने कहा है, ठीक है, किसने लिखा था, 1957 में क्रिटिकल वर्क किसने लिखा था, नॉवल क्रिटिक था, कल ही बताया उसका नाम, ठीक है। हम्म, नहीं आ रहा याद। 1957 में एक वर्क था ना नॉवेल्स पे, उन्होंने बोला है इसको, रॉबिन्सन क्रूसो को पहला इंग्लिश नॉवल ना। हाँ, इयान वॉट, राइज ऑफ नॉवल, ठीक है, पता होना चाहिए था ये, क्यों भूल जा रहे हैं आप लोग, राइज ऑफ नॉवल, ठीक है। इयान वॉट, इयान वॉट, WATT, इयान वॉट का राइज ऑफ नॉवल है आपका। ये कब आया है, 1957 में आया है ये वर्क। इसमें इन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो को फर्स्ट इंग्लिश नॉवल बोला है, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। अब रॉबिन्सन क्रूसो है क्या, बेसिकली एक ऐसी कहानी है जिसमें एक आदमी है वो एक गुमनाम द्वीप पर खो गया है, और वहां वो कैसे सरवाइव करता है अपने आप को, टेल ऑफ सर्वाइवल है, किस तरीके से वो अपने आप को जिंदा रखता है वहां पर। और वहां पर कोई भी उसको वो नहीं है, मतलब ह्यूमंस नहीं है वहां पर ना। तो फिर उसको एक स्लेव मिलता है, उसका नाम फ्राइडे है। फिर फो करके इस नॉवल की एक रीटेलिंग है, रीटेलिंग मतलब इस नॉवल को आज के कंटेक्स्ट में, वही मैंने बताया ना कि इसमें थोड़ा सा ब्लैक और व्हाइट के बीच में दिखाया है कि एक व्हाइट है, रॉबिन्सन क्रूसो व्हाइट मैन है, और वो एक ब्लैक स्लेव फ्राइडे को किस तरीके से अपना एक स्लेव जैसा बना लेता है, तो उसको फिर आज के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा चुनौती देते हुए लिखा गया है।
तो मैंने बताया इस नॉवल का नाम है फो मीन्स दुश्मन होता है, FOE। इट इज द रीटेलिंग ऑफ रॉबिन्सन क्रूजो बाय JM कोटजी। कोटजी की स्पेलिंग है COETZ EE। JM कोटजी जो है एक साउथ अफ्रीकन बॉर्न वाइट नॉवलिस्ट हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं इस समय। JM कोटजी का डिसग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट, नेट वालों के लिए, पॉली वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है डिसग्रेस, ठीक है। तो जेएम कोटजी ने डेनियल डेफो के रॉबिन्सन क्रूजो की रीटेलिंग लिखी, जिसको उन्होंने क्या बोला, फो, ठीक है। फिर 1720 में पोप का ट्रांसलेशन आ गया, होमर्स इलियड। ये जो ट्रांसलेशन है, इट मेड पोप रियली वेरी रिच, सडन जो है रिच हो गए थे पोप इस ट्रांसलेशन की वजह से। और जो है इसके बाद फिर पोप ने कभी भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं देखा। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पोप की लाइफ का एक बहुत बड़ा, ही हिट द जैकपॉट, ठीक है, थ्रू दिस वर्क। चलो, तो 1726 में क्या हुआ, फिर जोनाथन स्विफ्ट का फेरोशियस सटायरिस है मिस एंथ्रोपिस्ट। देखो, मिस एंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है, जो एंथ्रोपी मीन्स क्या होता है, जो ह्यूमन या ह्यूमैनिटी या ह्यूमन कल्चर की स्टडी करे। मिस एंथ्रोपिस्ट मीन्स हेटर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो स्विफ्ट के वर्क्स में ह्यूमैनिटी को लेकर एक एक्यूट पेसिमिज्म है, और इसकी वजह से उनको क्या कहा गया है, हेटर ऑफ ह्यूमैनिटी कहा गया है। गुलिवर ट्रेवल्स, इनका जो है वर्क आया 1726 में, इट इज अ सटायर ऑन ह्यूमन नॉलेज। इसका फर्स्ट पार्ट जो है ये आया, और इसका गुलिवर ट्रेवल्स के अंदर जो है इसमें 5 पार्ट्स हैं एक्चुअली। गुलिवर ट्रेवल्स में टोटल 5 पार्ट्स हैं, और इसमें जो फर्स्ट पार्ट है लैंड ऑफ लिलीपुट्स, इसकी जो फर्स्ट पार्ट है, और लैंड ऑफ होइनहम्स, स्पेलिंग देखिएगी पूरी क्लास, HOUYHNHNM, होइनहम्स। तो लैंड ऑफ होइनहम्स क्या है, इसका लास्ट पार्ट है, ये हाफ हॉर्स हाफ ह्यूमन है। क्या है बेटा, हाफ हॉर्स हाफ ह्यूमन, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अगर इसमें आगे बढ़े, तो एक चीज मैंने आपको बता दी कि गुलिवर ट्रेवल्स क्या है, सटायर ऑन ह्यूमन नॉलेज है। और मैंने क्या बताया कि लैंड ऑफ लिलीपुट्स, लैंड ऑफ होइनहम्स, ये इसके फर्स्ट और लास्ट पार्ट है। जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर ट्रैवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये क्या है, मैंने बताया ना, एक फिक्शनल ट्रेवलॉग है, ठीक है। ये एक्चुअली चिल्ड्रन क्लासिक में आता है, और फिक्शनल ट्रेवलॉग है। इसमें ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमंस की जो टेंडेंसी है कि वो नॉलेज को हमेशा अपने सुपीरियर मानते हैं, उस पर एक बहुत तगड़ा सटायर किया गया है, ठीक है। तो याद रखना है इसका ईयर। की फैक्ट्स क्या हैं 18th सेंचुरी के, 18th सेंचुरी के की फैक्ट्स में आप देखेंगे, फर्स्ट पीरियोडिकल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एथेनियन मर्करी लिखा गया है जॉन डंटन का, लेट 17th सेंचुरी में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी मैंने क्या लिखा था ऊपर, फर्स्ट पीरियोडिकल ऑफ, देख लेंगे यहाँ पर सारे बच्चे, फर्स्ट पीरियोडिकल ऑफ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, इसको फर्स्ट पीरियोडिकल ऑफ 18th सेंचुरी कहा गया है, द रिव्यू को, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम, फर्स्ट पीरियोडिकल ओवरऑल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो द एथेनियन मर्करी है, जॉन डंटन ने लिखा है, ठीक है। पीरियोडिकल्स क्या होते हैं, मैगजीन प्रिंटेड ऑन फिक्स डेज ऑफ अ वीक, तो उसको हम पीरियोडिकल कहते हैं। मैगजीन क्या होती है, प्रिंटेड फिक्स डेज इन अ मंथ, जनरली फोर्टनाइटली, फोर्टनाइट 15 डेज या 14 डेज के पीरियड को कहते हैं। फर्स्ट मेजर पीरियोडिकल बाय रिचर्ड स्टील, रिचर्ड स्टील का फर्स्ट मेजर पीरियोडिकल टैटलर, पक्का पूछेगा लेक्चरर, एलटी लेवल पे, दोनों लेवल्स पे, पॉली पे भी, ठीक है। Edison and Steele are called as prose reformers of 18th century. They became the bridge between the urban English and rural English. ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा था, ध्यान से सुनना। 18th सेंचुरी में क्या हुआ ना, बहुत मैसिव क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ फ्रॉम द पीपल मूविंग फ्रॉम द अर्बन एरिया, फ्रॉम द रूरल एरिया टू द अर्बन एरिया। सो दैट एक्चुअली what was the cause of this migration, the industrial revolution of 18th century, ठीक है। क्वेश्चन आएगा अगर तो बेसिक लेवल पे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लिवरपूल मैनचेस्टर में सेटअप हो गई, तो क्या हुआ कि बहुत मैसिव संख्या में क्या हुआ कि जो लोग थे, स्पेशली फार्मर्स थे, इंग्लिश फार्मर्स, दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग इन ह्यूज नंबर्स
लीविंग देयर विलेज, मूविंग टू अर्बन एरियाज, ठीक है। सो उन लोगों को एक इंग्लिश बतानी थी कि भाई शहर की जो इंग्लिश होती है वो कैसी होती है, जो स्पेशली विलेज इंग्लिश थी वो कैसी होती है, और कंट्री मैनर्स और सिटी मैनर्स, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है। इन कंट्री साइड दे कैन ईट इन वच एवर वे दे लाइक, बट इन द सिटी यू हैव टू ईट इन अ टेबल। सो प्रॉपर जो है टेबल में जो है फॉक एंड नाइफ का यूज और वो सब जो हम देखते नहीं है आजकल, टिपिकल इंग्लिश कल्चर से रिलेटेड है। तो दैट इज बेसिकली यही सब लोगों ने इनको उसमें गाइड किया, प्रोज रिफॉर्मर्स। द स्पेक्टेटर हम देखते हैं, इट इज अ न्यूट्रल पॉलिटिकल पोजीशन बिटवीन विग्स एंड टोरीज। अब देखो विग्स जो है क्या है, विग्स जो क्लब है ये एक क्लब, विग्स एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम था, और ये पॉलिटिकल पार्टी थी जो किसके सपोर्टर थे, विग्स जो थे वो सपोर्टर थे पार्लियामेंट के, और टोरीज किसके सपोर्टर थे, किंग्स या मोनार्की के, ठीक है। तो ये आ गया। तो विग्स जो थे पार्लियामेंट के सपोर्टर थे, इन्होंने एक क्लब फॉर्म किया लिटरेचर में, इसको क्या कहा गया है, किट कैट क्लब। क्या बनाया इन्होंने, किट कैट क्लब, ठीक है। और इसी तरह टोरीज थे, टोरीज जो थे ये मैंने लिखा है ना, किंग्स या मोनार्की के सपोर्टर्स थे। किंग्स का मतलब है मोनार्की, क्वींस भी हो सकती हैं उसमें, मोनार्की लिख सकते हो आप, MONARCHIES, मोनार्कीज। तो मोनार्कीज मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है उसके सपोर्टर थे। तो स्क्रिबलर्स क्लब इनका जो है लिटरेचर के क्लब का नाम था। अब फेमस लिटरेरी क्लब्स ऑफ 18th सेंचुरी में यही लिखा दिया मैंने, द क्लब करके आया था ये 1764 में, डॉक्टर जॉनसन्स क्लब भी कहा गया इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी के अगेंस्ट, इसी को राइवल करते हुए, इसी को मतलब एक तरीके से इसके हम कह सकते हैं, इससे इसको एक तरीके से चुनौती देते हुए ब्लू स्टॉकिंग्स आया, जो कि एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ वुमेन राइटर्स का ग्रुप था। और इसमें लेडी मोंटैगो आई थिंक ये उससे रिलेटेड भी है हमारे हेनरी फील्डिंग से। मोंटैगो की स्पेलिंग यहाँ गलत हो रही है, MONTAGUE। तो लेडी मोंटैग, ठीक है। ये जो है ये कौन थी, ये लीडर थी ब्लू स्टॉकिंग्स की, ठीक है। ब्लू स्टॉकिंग्स तो समझते हैं ना आप, stockings मतलब again long socks, usually the women in European countries wear this long socks, ठीक है। और ब्लू का मतलब ब्लू कलर के हैं वो। तो ब्लू स्टॉकिंग्स एक एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप ऑफ एक्सक्लूसिव वुमेन राइटर्स है, जो कि मिड 18th सेंचुरी में आया था, मिड 18th सेंचुरी में। इसकी लीडर जो थी वो लेडी मोंटैगो थी। लेडी मोंटैगो को फर्स्ट वुमेन डायरिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा गया है। और ये अलेक्जेंडर पोप की राइवल थी। अलेक्जेंडर पोप और इनके बीच में पॉलेमिकल बैटल्स हुए थे काफी, एक दूसरे को छीटाकशी करते थे। फर्स्ट वुमेन डायरिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा गया है लेडी मोंटैगो, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। है ना। तो अब इसमें अगर हम आगे जाएं तो पर्पस ऑफ स्पेक्टेटर वाज टू मिक्स मोरालिटी विद विट एंड विट विद मोरालिटी। ये तो बात सही है कि स्पेक्टेटर का पर्पस क्या था, विट, मोरालिटी को विट के साथ मिक्स करना एंड विट विद मोरालिटी। अब यहाँ पर ये समझाने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, इसमें कियाज्मस का यूज हुआ है। कियाज्मस देखो इसको बोलते क्या है हम, कियाज्मस, कियाज्मस होता क्या है, रिवर्स क्लॉज। रिवर्स क्लॉज बदले तो जैसे यहाँ पर पहला वर्ड आया, फिर ये आया विट, अब फिर इसको हमने विट को इधर ले लिया और इसको इधर, तो कियाज्मस का जो डायग्राम है वो ऐसे बनता है,
ऐसे मतलब जो पहला वर्ड है वो लास्ट में आ जाता है और लास्ट वाला पहले आ जाता है, तो उसको हम लोग अगर बुक्स में कहीं देखोगे तो इस तरीके से भी शो किया जाता है। तो एक इधर से इधर और एक इधर से इधर, ठीक है। तो ये भी कियाज्मस है, एक तरीके से रिवर्स क्लॉज आ जाता है, फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। विट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ 18th सेंचुरी है वर्बल डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी क्या होता है आपको पता है, स्किलफुलनेस, ठीक है, कार्य कौशल, किसी कार्य को करने का एग्जैक्ट तरीका, DEXTERITY, डेक्सटेरिटी, ठीक है। 18th सेंचुरी इज आल्सो कॉल्ड एज डेथ नेल ऑफ मोनार्की। ये देखो, एक्चुअली मोनार्की जो है 18th सेंचुरी में पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज्यादा रोल आ गया, ठीक है। इसीलिए हम इंग्लैंड को अभी भी क्या कहते हैं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, फर्स्ट एंड ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं, ठीक है। चलो, द क्लब में क्या है, ऐसे इन द स्पेक्टेटर है, द क्लब एक ऐसे है, रिचर्ड स्टील का फेमस है। पार्टी पैचेस, पार्टी बेस्ड ऐसे, ये कुछ ऐसे के नेम है फेमस। ग्रेटेस्ट पीरियोडिकल ऑफ यूरोप कौन सा है, द स्पेक्टेटर है, ठीक है। एज ऑफ जॉनसन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एज ऑफ सर्कुलेटिंग लाइब्रेरीज, कल बता दिया। प्री रोमांटिक एज इज ऑल्सो कॉल्ड एज एज ऑफ ट्रांजिशन, नियो क्लासिकल और रोमांटिक के बीच का। 18th सेंचुरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेंचुरी ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देखो हम यहाँ पर अंदर जा रहे हैं, फर्स्ट ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमंस, टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन, मतलब कपड़ों पर, कपड़ों से रिलेटेड जो उद्योग था उसमें जो पहली क्रांति आई, जेनीज व्हील, ठीक है। एक स्पिनिंग व्हील जो था, उसको पूरे वर्ल्ड का पहला स्पिनिंग व्हील का है जेनीज व्हील, आप जानते हो। उसका फिर चरखे का प्रयोग गांधी जी ने किस तरीके से किया। सेकेंड ग्रेट इन्वेंशन स्टीम इंजन बाय जेम्स वॉट, ट्रांसपोर्ट में रिवॉल्यूशन लेकर आ गया, ठीक है, ट्रेन का आविष्कार होगा। ग्रेटेस्ट एज ऑफ साइंस, रिवॉल्यूशन एंड डेमोक्रेसी, इनलाइटनमेंट आया सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में। अमेरिकन वॉर हुआ, और अमेरिका कब हुआ फाइनली इंडिपेंडेंस, वॉर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं इस घटना को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करेंगे सारे बच्चे। अमेरिकन वॉर या अमेरिकन इंडिपेंडेंस कब हुई है, 4 जुलाई 1776, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे या इंडिपेंडेंस डे इन अमेरिका मनाया जाता है 4 जुलाई 1776। अमेरिका जो है मैप पर आ गया, इससे पहले अमेरिका एज ए नेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत ही फेमस, हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ, आई थिंक 14 जुलाई ना, 1789, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने तो पूरी दुनिया को इधर से उधर कर दिया, ठीक है। सेंचुरी ऑफ अर्ली फेमिनिज्म भी कहा गया इसको, क्योंकि 1792 में मैरी वोllstonecraft ने एक वर्क लिखा, ऐसे था ये, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके लेक्चर में आएगा, ठीक है। फर्स्ट वर्क ऑफ फेमिनिज्म इन प्रोज करके पूछता है, या फर्स्ट ऐसे ऑन फेमिनिज्म, तो मैरी वोllstonecraft, ये एक्चुअली जिसको लिखना होगा लिख लेना, ये क्या थी, पीबी शैले की मदर इन लॉ है, ठीक है, यानी पीबी शैले की जो सेकंड वाइफ थी उसकी मदर है मैरी वोllstonecraft। इनकी जो डॉटर थी उनका नाम भी मैरी था, तो वो मैरी शैले हो गई, और इनके हस्बैंड, ये इनका नाम मैरी वोllstonecraft है, ठीक है। चलो, तो फिर अगर हम आए 1727 में क्या हुआ, किंग जॉर्ज वन की डेथ हो गई, और किंग जॉर्ज टू बिकम्स द किंग। हैनोवेरियन डायनेस्टी, जर्मन डायनेस्टी, ये बता दिया मैंने। 1728 में देखो पोप का वर्क आ गया, डुन्सियार्ड, इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम ड्राइडेंस मैकफ्लेक्नो। ये एक पर्सनल सटायर था, डून्स का मतलब क्या होता था, इंफीरियर पोएट, ठीक है। 1728 में क्या हुआ भाई, जॉन गे का बैगर्स ओपेरा, इसको फर्स्ट कॉमिक ओपेरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। म्यूजिकल ओपेरा का मतलब म्यूजिकल प्ले होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ईयर, ठीक है। स्पेशली जो हमारे लेक्चरर में अगर टफ पेपर बनाना हो तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। तो जॉन गे का बैगर्स ओपेरा, ठीक है, एक तरीके से प्ले है ये, ओपेरा का मतलब मैंने बताया आपको म्यूजिकल प्ले, ठीक है। इसको फर्स्ट ओपेरा ऑफ या कॉमिक ओपेरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला गया। फिर 1730 में देखो, हेनरी फील्डिंग मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमारे कोर्स में भी है था। 1730 में हेनरी फील्डिंग का लाइफ एंड डेथ ऑफ टॉम थंब द ग्रेट, ये फर्स्ट मेजर प्ले है हेनरी फील्डिंग का, पूरी क्लास ध्यान से लिखेगी यहाँ पर। हेनरी फील्डिंग हमारे लेक्चरर उत्तराखंड के सिलेबस में है। हेनरी फील्डिंग ने नॉवल राइटिंग तो बाद में करी ना, उससे पहले उनका प्ले आ गया था, लाइफ एंड डेथ ऑफ टॉम थंब द ग्रेट, इसको फर्स्ट मेजर प्ले ऑफ हेनरी फील्डिंग कहा गया। 1731 में जॉर्ज लिल्लो का एक वर्क आया है, प्ले है ये भी, द लंदन मर्चेंट, इसको क्या कहा गया है, फर्स्ट ग्रेट सेंटिमेंटल कॉमेडी। सारे पॉइंट्स एक से एक ढूंढ के लाया हूँ ये, ठीक है।
फर्स्ट ग्रेट सेंटिमेंटल कॉमेडी कहा गया है जॉर्ज लीलो का द लंदन मर्चेंट। ठीक हो गया। अगर हम इसमें आगे बढ़े तो 1733 में क्या हुआ, अलेक्जेंडर पोप का फिर से एक ऐसे आया, एन ऐसे ऑन मैन, पोएम इन हीरोइक कपलेट, ऑफ कोर्स द ट्रू स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। इसमें डीज्म की एक फिलॉसफी को दिखाया उन्होंने। डीज्म क्या होता था कि ह्यूमंस आर, ध्यान से सुनेंगे, जिसको लिखना होगा लिख लेंगे, ह्यूमंस आर समवेयर बिटवीन गॉड एंड बिटवीन एंजल्स, हम कह सकते हैं गॉड की जगह, बिटवीन एंजल्स एंड डेविल्स। तो ठीक है, सबसे नीचे डेविल्स हैं, सबसे ऊपर एंजल्स हैं, ह्यूमंस आर समवेयर इन बिटवीन। ठीक है, तो ये है आपका। और ऐसे ऑन मैन में यही बात है कि गॉड ऑल्सो हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। तो ह्यूमंस को ही एक तरीके से इन्होंने गॉड का एक रिप्रेजेंटेटिव माना और उनसे ही एक मतलब ये वर्क प्रॉपर कैथोलिक वर्क भी है, इसमें क्रिश्चियनिटी के जो टेनेंट्स हैं उनको सपोर्ट किया गया। इंपॉर्टेंट वर्क है एन ऐसे ऑन मैन। ये अगेन मैंने बताया कि ये ऐसे नहीं है, ये एक पोएम है हीरोइक कपलेट में। ठीक है, उसके बाद 1737 में थिएटर लाइसेंसिंग एक्ट आ गया। एक्चुअली दिस एक्ट, it led to the end of the career of Henry Fielding as a dramatist. End of Henry Fielding as a dramatist। ठीक है, हम हेनरी फील्डिंग एज अ ड्रामेटिस्ट उनके करियर को एंड देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसने जितने भी जो उस समय के बडिंग ड्रामेटिस्ट थे उनको एक तरीके से बैन कर दिया प्लेस को परफॉर्म करने के लिए। थिएटर लाइसेंसिंग एक्ट के बाद 1738 में डॉक्टर जॉनसन अपने फुल फॉर्म में आने लग गए। इनकी पोएम है लंदन, ये भी हीरोइक कपलेट में है, इसको जुवेनेलियन सटायर कहा गया। एक्चुअली जुवेनेलियन सटायर क्या होते हैं, जो करेक्ट द मैनर्स, जो किसी के व्यवहार को सही करने के लिए लिखे जाते हैं। ये जुवेनल रोमन ऑथर है, जुवेनल के नाम से इंस्पायर्ड है। और एक होरेशियन सटायर्स होते हैं जो मॉकरी या रिडिक्यूल के लिए होते हैं। 1740 में रिचर्डसन का पामेला और वर्चू रिवॉर्डेड आ गया, फर्स्ट इंग्लिश नॉवल इसको जो है कई बार कहा गया है। और फिर हेनरी फील्डिंग का शामिला 1741 में प्रोज वर्क। 1742 में हमारे हेनरी फील्डिंग साहब का क्या आ गया, जोसेफ एंड्रूज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो, जोसेफ एंड्रूज। ठीक है, और ये फर्स्ट प्रॉपर इंग्लिश नॉवल ऑफ हेनरी फील्डिंग है। इसमें जोसेफ एंड्रूज एक फुटमैन है और वेलेट सर्वेंट टाइप का है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कि जो जोसेफ एंड्रूज है वो पैरोडी है शामिला पामिला की। ठीक है, जोसेफ एंड्रूज इज अ पैरोडी ऑफ पामिला। पामिला की पैरोडी है। पैरोडी क्या होता है, मिसमैच्ड इमिटेशन। ठीक है, मिसमैच्ड इमिटेशन को हम पैरोडी कहते हैं। बहुत बार आएगा एग्जाम में मिसमैच्ड इमिटेशन। ठीक हो गया। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े 1743 में हेनरी फील्डिंग का आ गया जोनाथन वाइल्ड। ये एक पिकारेस नॉवल है। ठीक है, मिस एडवेंचर्स ऑफ अ रग को दिखाता है, ROGUE, रग इसका प्रोनाउंसिएशन है, पैटी क्रिमिनल को कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये इसके ईयर्स आ सकते हैं क्योंकि हमारे तो कोर्स में ही है हेनरी फील्डिंग। ठीक है, फिर 1744 में देखो हेनरी फील्डिंग की बहन है सारा फील्डिंग, इनका एक वर्क है डेविड सिंपल। ठीक है, ये सेंटिमेंटल नॉवल है, वीपिंग एंड सॉबिंग नॉवल भी कहा गया है। और 1744 में ही एक पॉइंट आएगा यहाँ पर, इसमें लाइफ ऑफ रिचर्ड सैवेज छपा है, जो कि डॉक्टर जॉनसन की पहली बायोग्राफी है, फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी, सॉरी डॉक्टर जॉनसन की नहीं, ओवरऑल पहली बायोग्राफी इंग्लिश लिटरेचर की। ये हमारे नेट में आया था क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पर, 5 स्टार। ठीक है, ये आपको 1744 में लाइफ ऑफ रिचर्ड सैवेज छपा है, जो कि डॉक्टर जॉनसन ने लिखा है। इसको फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा गया। भैया इसको मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन ना तुम्हारे उसमें, और पॉली वालों के लिए भी जो स्पेशली पॉली का भर रहे हैं। किसको दे दूं मैं होमवर्क में, ठीक है, कौन इस पे होमवर्क करके लाएगा? ममता जोशी मैम, आपको दे रहा हूँ। आपको क्या करना है ना, लाइफ ऑफ रिचर्ड सैवेज पे अच्छे से नोट्स बना के हमारा जो लेक्चरर का हेल्थ सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें डालना है। ठीक है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं सारे बच्चे, इसी तरीके से एक दूसरे की मदद करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या करना है, सभी बच्चों को जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसको करते रहना है। ठीक है, तो बायोलॉजी और मेमोयर में डिफरेंस आता है, देखो बायोग्राफी और मेमोयर में। तो बायोग्राफी क्या है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ राइटर्स लाइफ है। मेमोयर क्या है,
सिलेक्शन ऑफ स्पेशल इवेंट्स है। ये देखो एलटी में पीवाईक्यू में पूछा है कुछ। मेमोयर तो संस्मरण हो गए ना, कुछ चुनिंदा जो है यादों का एक तरीके से संग्रह है। और बायोग्राफी में तो प्रॉपर जो है राइटर का पैदा हुआ, फिर कैसे वो जो है शैशव काल में गया, फिर कैसे वो बड़ा हुआ, किशोरावस्था आई उसकी, युवावस्था आई, फिर प्रौढ़ अवस्था आई, फिर अभी जब तक है वो। तो ये सारी चीजों को जब हम सिस्टमेटिक टाइम बाय टाइम फ्रेम में बताते हैं तो वो बायोग्राफी है। और मेमोयर क्या है बेटा, हमने कुछ स्पेशल मेमोरीज को ही लिखा बस, दैट इज मेमोयर। ठीक है। 1747 में हम देखेंगे सैमुअल रिचर्डसन का नॉवेल आया क्लैरिसा। क्लैरिसा, ठीक है। ये फीमेल सेंट्रिक नॉवल था, एपिस्टोलरी नॉवल है ये भी। एपिस्टोलरी मतलब पता है ना, नॉवल इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। ठीक हो गया। 1748 में स्मॉलेट, टोबियास स्मॉलेट, फोर व्हील्स में है ये, सी नॉवलिस्ट हैं, पिकारेस्की हैं। इनका वर्क आया रोड्रिक रैंडम। इनका कौन सा वर्क आया, रोड्रिक रैंडम। 1749 में 5 स्टार दिया है मैंने यहाँ पर, हेनरी फिल्डिंग का नॉवल आया टॉम जोन्स। टॉम जोन्स को ग्रेटेस्ट पिकारेस नॉवल कहा गया है। इट हैज वन ऑफ द 3 बेस्ट प्लॉट्स एवर, कोलरिज ने बोला है। इट इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट नॉवेल्स। ठीक है, लेंथीएस्ट मतलब बहुत ही हैवी नॉवल है। 20 पार्ट्स में पब्लिश्ड है ये। और यहाँ पर स्टोरी और प्लॉट का डिफरेंस बताया मैंने। प्लॉट वर्ड आया था ना, तो यहाँ क्लियर किया मैंने। स्टोरी लीनियर यानी एक क्रम में होगी समय के अनुसार, और प्लॉट क्या होगा, जरूरी नहीं है कि वो क्रम में रखा गया हो, घटनाओं को आगे पीछे भी दिखाया जा सकता है। क्योंकि प्लॉट को हम क्या कहते हैं, ये एक कलाकार की कहानी है। प्लॉट की डेफिनेशन क्या आती है, इट इज एन आर्टिस्टिक टेल या आर्टिस्टिक स्टोरी। ठीक है, आर्टिस्ट की स्टोरी प्लॉट कहेगी। कथानक या पटकथा हिंदी में हो गया। फिर डॉक्टर जॉनसन ने वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, ये विशेस, हाँ, वैनिटी ऑफ वैनिटी का मतलब घमंड होता है, फॉल्स प्राइड। तो ये एक 1749 में पोएम है, हीरोइक कपलेट में डॉक्टर जॉनसन की। ये स्टोइक्सिज्म को दिखाती है। स्टोइक का मतलब क्या होता है, स्टोइक मतलब बैरागी या वैराग्य, हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, जो सुख और दुख में एक जैसा रहे, इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। ठीक है, तो स्टोइक इंग्लैंड वाले अपने आप को कहते हैं स्टोइक रेस। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 18 सेंचुरी में इक्वालिटी आ रही है, ये इस वर्क में नहीं है, ओवरऑल पूरी 18 सेंचुरी के लिए लिखा है पॉइंट। वेरी सिमिलिट्यूड, वेरी सिमिलिट्यूड मतलब क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी सिमिलर टू क्लासिकल ऑथर्स। ठीक है, तो वेरी सिमिलिट्यूड ये 18 सेंचुरी की एक प्रोज की इंपॉर्टेंट क्वालिटी, वही नियो क्लासिकल की तरह हो गया। ठीक है, फॉलोइंग द क्लासिकल ऑथर्स हो गया। 1751 में टॉमस ग्रे का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड आ गया, इसको ग्रेटेस्ट इम्पर्सनल एलिजी कहा गया। इट इज एलिजी ऑन पुअर येट टैलेंटेड पीपल। इट इज रिटन इन हीरोइक क्वाट्रेन। हीरोइक क्वाट्रेन, एलेजाइक स्टैंजा भी कहते हैं इसको। और इसमें बेसिकली हर लाइन इयाम्बिक पेंटामीटर होती है, चार चार लाइन के स्टैंजा होते हैं। और राइम स्कीम क्या होती है इसमें, ए बी ए बी ए बी ए बी। और जो है 33 स्टैंजाज हैं इस पोएम में। लास्ट में आई थिंक एक कपलेट भी है अगर मैं गलत नहीं हूं तो, बट फिर भी हीरोइक क्वार्टरेन कहते हैं हम 4 लाइन के जो स्टैंजाज होते हैं, जिसमें खासकर राइम स्कीम ए बी होती है। इसी को एलेजाइक स्टैंजा भी कहा गया है। काफी राइटर्स ने इसी पर फिर एलेजी लिखी, इसको कॉपी करते हुए स्टैंजा को। और हर लाइन याम्बिक पेंटामीटर होती है इसमें। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको याद कर लेना। फेमस कोट्स क्या है भाई, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड के, द कर्फ्यू टोज द नेल ऑफ द पार्टिंग डे, ओपनिंग लाइन है। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वियरी वे, याद आ रहा है वियरी वे। वियरी वे में पढ़ाया था एक बार पहले पुराने बच्चों को। ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं इसमें। देखो बेटा ये बहुत ध्यान से देख लेना, ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है। ट्रांसफर्ड का मतलब क्या होता है, जब हम एक्चुअली किसी चीज को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ट्रांसफर। एपिथेट का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव। तो जब हम एडजेक्टिव को मिसप्लेस करते हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन से और कहीं और लगा देते हैं, और फिर भी वो सेंस देता है, तो उसको हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। जैसे वियरी का मतलब क्या है, टायर्ड। वियरी का मतलब क्या है, टायर्ड। और वे का मतलब आपको पता ही है, रास्ता। तो टायर्ड रास्ता कैसे होगा, मतलब कहने का मतलब कि जब बहुत ज्यादा किसी रास्ते पे चला हुआ होगा कोई रास्ता, पूरा टूटा फूटा रास्ता होगा, पगडंडियां होंगी, तो उसको वियरी वे कहा है उसने। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है इसका मतलब ना। जैसे ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत पूछा जा रहा है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। एक बार बता दो सब लोग, ओके है ये, ट्रांसफर्ड एपिथेट समझ में आ गया ना, सबको आ गया। बहुत आएगा इससे क्वेश्चन ना, 5 स्टार रख लेना यहाँ पर।
तो ट्रांसफर्ड एपिथेट को क्या लिखोगे, मैंने फिर बता रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। मिसप्लेसमेंट ऑफ एन, या जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ मिसप्लेसमेंट ही कहेंगे, इंटेंशनल मिसप्लेसमेंट ऑफ एन एडजेक्टिव, ठीक है, क्रिएटिंग इट्स ओन मीनिंग। इंटेंशनली जब एडजेक्टिव को मिसप्लेस कर दिया जाता है और अपना वो अलग ही मीनिंग दे देता है, उसको हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं कहता हूँ, कभी कभी हम नहीं कहते हैं स्लीपलेस नाइट्स, बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है। और ठीक है, लाउड कलर, लाउड कलर ये सिनेस्थेसिया का एग्जांपल भी है। लाउड कलर, अब लाउड वैसे हियरिंग है और कलर विजिबल है, तो लाउड कलर, शी इज वियरिंग लाउड कलर फॉर द पार्टी, ठीक है। तो समझ में आया, तो चटक लाल है या चटक कलर है, तो दैट इज लाउड कलर। तो लाउड और कलर, तो वो क्या हो गया, एग्जाम्पल जरूर लिखते रहना है ना। चलो, तो each in his narrow cell forever laid the root for fathers of the hamlet sleep, the paths of glory lead but to the grave। गजब की लाइन है ये तो, ठीक है। Full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air, far from the madding crowd। देखो हार्डी ने भी लिया था यहाँ से, उसने मैडनिंग कर दिया था, मैडिंग को। Ignoble strife, their sober wishes never learn to stray, let not ambition mock their useful toil, ठीक है। चलो, 1752 में क्या हुआ भाई, शार्लेट लेनॉक्स का वर्क आया, द फीमेल क्वेटे। देखो ओरिजिनल ये किससे डिराइव था, डॉन क्वेटे से, जो 1605 और 1615 में आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और कैरवांतिस जो कि स्पेनिश ऑथर है, उसने लिखा था इसको। और क्योंकि वो क्या करना चाहता था, क्योंकि वो जो है ही वांट्स टू मेक मॉकरी ऑफ ह्यूमन परस्यूट ऑफ नॉलेज, जो जो ह्यूमंस हैं, जो हमेशा ज्ञान के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है, उसको कभी पाएंगे तो नहीं वो, तो उनके ऊपर एक व्यंग था एक, ठीक है, एक बहुत ही जबरदस्त व्यंग है डॉन क्वेटे। तो इसको फर्स्ट पिकारिस नॉवल ऑफ यूरोप भी कहा गया है, इसको फर्स्ट मॉडर्न नॉवल ऑफ यूरोप भी कहा गया है। मॉडर्न का मतलब एक्सपेरिमेंटल और साइकोलॉजिकल है, लेकिन यहाँ पर मैंने फीमेल क्वेते से कंपेयर करके डॉन क्वेते के पॉइंट्स लिखाए हैं, बट मेन क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि किसने लिखा है फीमेल क्वेते, QUIXOTE क्वेते पढ़ा जाता है इसको, क्विक्सोट नहीं। तो फीमेल क्वेते किसने लिखा है बेटा, शार्लेट लेनॉक्स ने लिखा है 1752 में, ठीक है। उसने कॉपी डॉन क्वेते के ही उसको किया था। चलो, तो खैर ये तो ऐसे ही मैंने कुछ बताया, इकोनोक्लास्ट शैले के बारे में बताया, इतना टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। 1755 में क्या हुआ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की द डिक्शनरी आ गई ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। 1,14,000 कोटेशंस का यूज किया गया, मोर देन 40,000 वर्ड्स थे। इसको फर्स्ट ऑथोरिटेटिव डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा गया। अगर वैसे पूछेगा कि फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी कौन सी है, तो वहां पर आएगा टेबल अल्फाबेटिकल आएगा, ठीक है। 1604 में रॉबर्ट काउड्रे ने लिखी है। टेबल अल्फाबेटिकल किसने लिखी है बेटा, रॉबर्ट काउड्रे ने, ठीक है, 1604 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर फर्स्ट लेक्सिकोग्राफर भी कह सकते हैं हम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को। लेक्सिकोग्राफर इज द वन हु कंपाइल्स द डिक्शनरी, ठीक है, लेक्सिस मींस वर्ड्स। 6 स्कॉलर्स हेल्प्ड जॉनसन एंड टुक हिम 8 इयर्स टू कंप्लीट, ठीक है। 1755 में फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ डॉन कहते हैं इन इंग्लिश बाय स्मॉलेट, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, पिकारेस से बन जाएगा। 1759 में फिर डॉक्टर जॉनसन ने अपना रासिलास वर्क पब्लिश किया, और मोस्ट पेसिमिस्टिक वर्क ऑफ डॉक्टर जॉनसन कहा गया है, स्टोइसिज्म है इसमें भी। इट इज वर्क रिटन टू पे फॉर हिज मदर्स फ्यूनरल। इट इज अ वर्क विच एंडेड पेट्रोनेज सिस्टम, ठीक है, जो रेम्यूनरेशन सैलरी जो मिलती थी ना राइटर को, जो बड़े बड़े किंग्स स्पॉन्सर करते थे, उस पेट्रोनेज सिस्टम को खत्म कर दिया इसने। डायरेक्ट राइटर और पब्लिशर के बीच की बात करी ना। लॉर्ड चेस्टरफील्ड थे, वो थे पैट्रन ऑफ डॉक्टर जॉनसन। उनका लेटर टू हिज सन एक जो है वर्क था, सेम टाइटल अब्राहम लिंकन ने भी लिखा है, फेमस एक ऐसे टाइप का है ये, सॉरी एक लेटर ही है बल्कि। और लॉर्ड चेस्टरफील्ड का जिक्र यहाँ पर क्यों हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो है, जब डॉक्टर जॉनसन ने इनसे अपनी मनी की मदर की डेथ पर फ्यूनरल के लिए पैसे मांगे, तो इन्होंने मना कर दिया था। तो लॉर्ड चेस्टरफील्ड एक्चुअली पेट्रन थे जो हु डिनाइड हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प टू डॉक्टर जॉनसन, ठीक है। 1760 में क्या होता है, जॉर्ज सेकंड की डेथ हो जाती है, जॉर्ज 3 कम्स टू द थ्रोन। 1764 में होरेस वॉलपोल, ठीक है, इन्होंने चैटरटन को क्रिटिसाइज किया था। ये चैटरटन वही चैटरटन है जो कल लिखाया था
प्री रोमांटिक में, यंगेस्ट पोएट टू कमिट सुसाइड। तो होरेस वॉलपोल ने कासल ऑफ ओट्रांटो 1764 में लिख दिया था। और गोथ वर्ड जो फर्स्ट गोथिक नॉवल है, ये गोथ एक ट्राइब का नाम है। हम लोग इस पर बहुत अच्छे डिटेल नोट्स बना रहे हैं इस बार। 1766 में ओलिवर गोल्डस्मिथ का विकार ऑफ वेकफील्ड आ गया था। ये एक सेंटिमेंटल नॉवल है, रिलीजियस पोस्ट को कहते हैं विकार। और डॉक्टर ओलिवर गोल्डस्मिथ डॉक्टर जॉनसन के डिसिपल हैं। इनको चैंपियन ऑफ अंडरडॉग भी कहा गया है, ठीक है। 1770 में ओलिवर गोल्डस्मिथ का एक सटायर, बहुत तेजी से जो वनों का कटना, डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, उस पर एक सटायर था, द डेजर्टेड विलेज, पोएम है ये। 1771 में हेनरी मैकेंजी का द मैन ऑफ फीलिंग, जिसको फर्स्ट सेंटिमेंटल नॉवल कहा गया, स्कॉटिश है ये। स्कॉटिश रिनेसा के प्रोडक्ट हैं। इनलाइटनमेंट के साथ साथ स्कॉटलैंड में जो रिनेसा आ रहा था उसको स्कॉटिश रिनेसा कहा गया। इसमें मेन राइटर्स कौन कौन से हैं, ध्यान देगी पूरी क्लास। जेम्स बॉसवेल है एक तो, जो कि डॉक्टर जॉनसन के बहुत फेमस बायोग्राफर, उनके फ्रेंड थे। एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिन्होंने बोला इंग्लैंड इज ए नेशन ऑफ शॉपकीपर्स। डेविड ह्यूम, जिन्होंने लिखा हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। और मैकेंजी तो है ही, ये जो यहाँ पर है, ठीक है। थॉमस ग्रे को हेड ऑफ ट्रांजिशनल पोएट्स कहते हैं, ये तो पता ही है हमें। यहीं पर ही एक क्वेश्चन याद आया था, मैंने लिखवाया था, फर्स्ट रोमांटिक पोएम बहुत बार पूछी जाती है, तो वो द सीजन्स है जेम्स थॉमसन की, ये भी स्कॉटिश है। 1726 में आई थी, 4 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इसका विंटर है। नेचर हैज टू मीनिंग्स बता ही दिया था कल भी। न्यू क्लासिकल एज में इसको ह्यूमन नेचर कहा गया है, और रोमांटिक एज में इसको आउटसाइड नेचर कहा गया है। आयरनी क्या होती है, मिसमैच, ये सब आयरनी की डेफिनेशन। इंसेस्ट, ग्रब स्ट्रीट स्ट्रगलिंग ऑथर्स को कहते हैं, अगर ये लिटरेचर में आता है। ग्रब स्ट्रीट पोएट, डॉक्टर जॉनसन यहाँ रहते थे तो वो हकलाते भी थे, तो उनके साथ उनके घर पे बहुत सारे स्ट्रगलिंग पोएट्स को वो आसरा दिए रहते थे, उनको बहुत ज्यादा स्पॉन्सर करते थे अपनी तरफ से, तो इसीलिए नाम पड़ा ग्रब स्ट्रीट। इंसेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे खासकर शॉकिंग मोरल फैमिली रिलेशनशिप, स्पेशली जो है फैमिली रिलेशनशिप में मतलब फैमिली रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप विद इन फैमिली है, ठीक है। फिजिकल रिलेशनशिप विद इन फैमिली के सेंस में कह रहा है इंसेस्ट, ठीक है। कमला दास ए के रामानुजन के उसमें है। एक्चुअली इंसेस्ट का जिक्र क्यों आया था, क्योंकि कासल ऑफ ओट्रांटो की स्टोरी में भी इंसेस्ट है। जो इसका ससुर है ना लड़की का, वही उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहता है ससुर ना, क्योंकि ऐसा कुछ होता है। इसकी स्टोरी पढ़ना आप, कासल ऑफ ओट्रांटो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। फिर 1773 में क्या हुआ, शी स्टूप्स टू कॉन्कर, ओलिवर गोल्डस्मिथ का बहुत ही फेमस फर्स्ट एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी आया। स्टूप का मतलब झुकना होता है। केट हार्डकासल इसकी हीरोइन है। इसको लाफिंग कॉमेडी या सिचुएशनल आयरनी का यूज किया जाता है इसमें। फर्स्ट एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, ठीक है, शी स्टूप्स टू कॉन्कर। फर्स्ट सेंटिमेंटल कॉमेडी भी लिखवा दी मैंने यहाँ, कॉन्शियस लवर 1722 में रिचर्ड स्टील लेकर आए थे। 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं। 1776 देखो, 4 जुलाई अमेरिका वाज फॉर्म, 13 कॉलोनी 13 नेशन से मिलकर बनता है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया इस घटना को। अब 50 स्टेट है। वेल्थ ऑफ नेशन भी आया 1776 में। ये इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं एडम स्मिथ, उन्होंने जो है इस वर्क को लिखा, उसमें उन्होंने बोला था इंग्लैंड इज द नेशन ऑफ शॉपकीपर्स। 1789 में 14 जुलाई 1789 फ्रांस की क्रांति हो गई। इसमें फॉल ऑफ बेस्टील आखिरी, इसकी जो आखिरी घटना मानी गई ना, क्योंकि ये सीरीज ऑफ इवेंट्स था। 1792 में विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन आ जाता है, ये तो मैंने बता ही दिया। फर्स्ट वर्क ऑफ फेमिनिज्म इन इंग्लैंड है मदर इन लॉ है पीबी शैले की। 1798 में क्या है आपका, पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैले मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक एज। यहाँ पर न्यू क्लासिकल खत्म हो गई। लिरिकल बैले क्वांटिको हिल्स में छपा है। वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम्स लिखी थी इसमें। कोलरिज ने 4 पोएम्स, टोटल 23 पोएम्स जो है इसके फर्स्ट एडिशन में आई थी। और ये तुम्हारा लेक्चरर का या एलटी का क्वेश्चन आ गया पिछली बार का, कि लिरिकल बैले का अमेरिका में पब्लिकेशन कब हुआ, 1802 में फिलाडेल्फिया में, ठीक है। फिर ये मैंने मेलाप्रॉपिज्म और ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए, जैसे शेरिडन ने भी एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी लिखी थी। इनके 2 प्लेज हैं, स्कूल फॉर स्कैंडल और द राइवल्स। द राइवल्स के अंदर एक कैरेक्टर थी मिसेस मेलाप्रॉप, ठीक है। इससे एक वर्ड निकला मेलाप्रॉपिज्म। मेलाप्रॉपिज्म क्या है, मिस रिप्लेसमेंट ऑफ अ वर्ड फॉर ह्यूमर। जैसे हमने कहा कि पिनैकल वर्ड की जगह वो पाइनएप्पल बोल देगी उसको, तो ही इज द पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस। तो अब ये क्या है,
पिनाकल की जगह पाइनएप्पल हो गया ना, तो मिस रिप्लेसमेंट ऑफ अ वर्ड हो गया, ह्यूमरस इफेक्ट भी क्रिएट कर रहा है। फिर 2 वर्क और थे, कॉमन सेंस और राइट्स ऑफ मैन। ये दोनों वर्क्स ब्रिटिश मैन थे, ये अमेरिका के कॉज के लिए लड़ रहे थे, थॉमस पेन ने लिखे। ठीक है, वेरी सिमिलिट्यूड और ये सब चीजें आ गई। फिर इसके बाद इसमें लास्ट में ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं मॉक एपिक और इसके बारे में, ये आप देख लेना। ठीक है, एफ्रा बेन और उनको फर्स्ट स्लेव नैरेटिव है, फर्स्ट प्रोफेशनल वुमेन राइटर। एक दो पॉइंट्स हैं, ये मैंने जो बता दिया आपको उसी का रिवीजन टाइप का है। इंजैबमेंट भी देखो कल बताया था मैंने, रन ऑन लाइन्स। तो ये आप सभी बच्चे इसको मैंने आपको व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया, हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ जाएंगे, वहां पर भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को, होपफुली अच्छा लगा होगा लेक्चर। ठीक है, तो बहुत कुछ था इसमें, पावर पैक्ड लेक्चर था। इसको आराम से देखिए, इसकी पीडीएफ को आराम से पढ़िए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए भरे पड़े हैं बिल्कुल ना। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि साथियों, खूब जोरदार मेहनत अपने केजे में चल रही है, तो आप लोग इसको सभी लोगों को बताएं। ऑफलाइन में मैं प्रथमा से जुड़ा हूँ, ऑनलाइन में अपना केजे का प्लेटफॉर्म है ही, तो सभी बच्चों को भी बताएं इसके बारे में, कोर्सेज के बारे में। अपने लेक्चरर के कोर्स चल रहे हैं ग्रामर के, तो उससे क्या है कि एक पॉजिटिविटी और ज़्यादा स्प्रेड होती है ना। चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ फिर ग्रामर के लेक्चर में। थैंक यू। ब्रेक के बाद मिलते हैं अभी।